कभी जानने की कोशिश की कि वहाँ के मेजर प्रॉब्लम क्या है और ये प्रॉब्लम्स अब तक क्यों नहीं सॉल्व हुए हैं? ड्रेनेज की पानी घरों में आती है, ड्रेनेज के पानी रोड में फैलता है। ये जो गंदी राजनीति ये लोग कर रहे हैं वो मैं अच्छी तरह से मैं समझता हूँ। वार्ड नंबर 29 में लोगों की समस्या बहुत है। अगर कॉर्पोरेशन कमीशन जाते हैं तो फिर कॉमन पब्लिक भी जा सकती है, तो उनको पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। नहीं, आपने अल्टीमेटम दिया था लेकिन आपने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? एक कारपोरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? काम कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हो रही है, चुन के आ रहे, चुन के बाद यहाँ पे ना लोगों को चेहरा भी नहीं दिखाते कॉर्पोरेटर्स। घर आके हमारा कॉलर पकड़ के आप हमको काम पूछिए। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन के विशेष प्रोग्राम में। महानगर पालिका का चुनावी दंगल में मैं हूं खुर्शीद आलम। अब जैसे जानते हैं कि महानगर पालिका का नोटिफिकेशन हो चुका है, इलेक्शन की तारीख तय हो चुकी है। नॉमिनेशन फॉर्म करने की तारीख 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, यानी लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं 17/10 तक। यानी इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा वो 18 तारीख को होगा और नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख होगी 20/10 को, और आपको अपना वोट देना है 28/10 को, और चुनाव का और काउंटिंग होगी 31/10/2022 को। तो आइए हमारे विशेष प्रोग्राम में महानगर पालिका का चुनावी दंगल में हम आपको हर मर्तबा हर वार्ड से हर आकांक्षी उम्मीदवार को आपके सामने लाते हैं। और इस मर्तबा हमारे उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 29 से, यानी वार्ड नंबर 29 से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आज हमारे साथ मौजूद हैं भोगेश डी सोलापुर। भोगेश डी सोलापुर जो आम आदमी पार्टी के सिटी अध्यक्ष भी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। नमस्ते। स्वागत है आपका। और हम चाहेंगे कि भोगेश जी जो अपना परिचय खुद आप कराएं। नमस्ते सभी को, मेरा नाम भोगेश सोलापुर, मैं आम आदमी पार्टी के सिटी अध्यक्ष हूँ पिछले 1.5 साल से। इससे पहले मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं काम किया हूँ बीजापुर में। 10 साल से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं एक ग्रेजुएट हूँ, मेरा इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में हुआ है। इसके बाद मैं पुणे में, अहमदाबाद और दिल्ली में भी काम किया हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक लेक्चर के तौर पे मैं यहाँ पे काम किया हूँ। तो मुझे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है और एक टीचिंग प्रोफेशनल का भी एक्सपीरियंस है। तो मैं एक ग्रेजुएट हूँ। तो आप एक प्रोफेसर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और वेल एक्सपीरियंस क्वालिफाइड भी हैं। यानी मकसद क्या है जो आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? सत्ता हासिल करने के लिए या सोशल वर्क करने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए, क्या मकसद है आपका? मेरा मकसद पॉलिटिक्स में आने की, वैसे तो मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग तो नहीं करता हूँ। तो मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ, एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। सो आई एम नॉट फ्रॉम द पॉलिटिकल बैकग्राउंड। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का जो स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स जो है, उसका इंस्पायर्ड होके मैंने पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया हूँ। 10 साल पहले जो अन्ना आंदोलन जो हुआ था दिल्ली में, तो मैं भी दिल्ली में था। एक IAS कोचिंग के लिए मैं वहाँ पे गया था। तो IAS एस्पिरेंट के तौर पे मैं कोचिंग क्लास ख़त्म करके मैं अन्ना हजारे के जो आंदोलन था, आंदोलन में मैं जाता था। अन्ना हजारे के साथ मैं भी 2 दिन अनशन पे बैठा था। तो उसी दिन से मैं इस एक रेवोल्यूशन जो था, एक क्रांति जो थी दिल्ली में जो चल रही थी, तो उसके साथ मेरा भी एक लगाव बनी रही। लेकिन उस टाइम तो अभी आम आदमी पार्टी तो बनी नहीं थी। तो उसी टाइम से मैं अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के साथ हूँ। जो भी वहाँ पे कार्यक्रम जो होता था, रामलीला मैदान जो दिल्ली में, उसके साथ मैं हमेशा जुड़ता था। जैसे ही मेरा कोचिंग क्लास ख़त्म होता था तब मैं
यहाँ पे रामलीला मैदान में आ जाता था तो मैं भी झंडा लेके पूरे दिल्ली में मैंने भी ना क्रांति किया हूँ। तो वो एक ऐसा लगता था कि मैं 1947 में मैं आया हूँ। तो वैसा एक माहौल बन गया था जो 2011 में जो जब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की जो वो एक क्रांति थी तो हमको ऐसे लग रहा था कि हम 1947 में आए हैं। तो वो एक रेवोल्यूशन देख के हमको भी एक जोश आई, तो हमको भी एक देशभक्ति की एक जोश आया। तो उसके बाद हमने कंटिन्यू, उसके बाद 2013 में आम आदमी पार्टी बनी, तब से हम आम आदमी पार्टी में है। तो आपने जो है अरविंद केजरीवाल के कामों को देखकर अन्ना हजारे के जो अनशन का जो स्ट्राइक था वहाँ से इंस्पायर होकर आपने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। तो अब आम आदमी पार्टी से आप वार्ड नंबर 29 में जहाँ के वोटर्स की संख्या है 7,637 ऑफिशियली संख्या जो आप बता रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रमुख एरिया भी आते हैं जैसे रामनगर, राजाजी नगर, कन्ना नगर पार्ट 1, आरटीओ ऑफिस, अहमद कॉलोनी, और उसके बाद वरुण नगर, विश्वेश्वराया कॉलोनी, स्वाग कॉलोनी, नौरसपुर कॉलोनी, उत्तरादि मठ कॉलोनी, यानी राघवेंद्र कॉलोनी, ऐसे बहुत से एरियाज जो एक ऐसे एरिया में आप हैं। लेकिन आपको वार्ड नंबर 29 की जनता आपको क्यों वोट दें, क्या कंट्रीब्यूशन है आपका? वार्ड नंबर 29 एक अंडर डेवलप्ड वार्ड है। उस वार्ड में हम काफ़ी 1 साल से वहाँ पे काम भी किया है। खास तौर पर मैं वहाँ पे एक अटेंशन दिया हूँ उस वार्ड पे, क्योंकि वहाँ के वार्ड के लोगों का कॉल मुझे बहुत आता था। राजाजी नगर हो, सुहाग कॉलोनी हो, मालदार लेआउट हो, ये थोड़ा अंडर डेवलप्ड एरिया है। तो जहाँ पे मैं वहाँ पे जाता था तो लोगों की एक कॉल से मैं जाता था। तो एज ए सिटी प्रेसिडेंट मुझे कॉल आते थे बहुत सारे वार्डों से, 29 से मुझे ज़्यादा आता था। तो वहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम बिताया हूँ, वार्ड में घूमा हूँ, लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और ना लोगों से बात करके उनके समस्या का हल भी किया हूँ। कॉरपोरेशन के साथ मिलके वहाँ पे काम भी करवा के लिया हूँ। रोड हो, ड्रेनेज की समस्या हो या ओवरफ्लो का हो, स्पेशली मैंने ज़्यादा जो काम किया हूँ राजाजी नगर में काम किया हूँ, सुहाग कॉलोनी, मालदार लेआउट और जो रामनगर का जो मेन रोड है रिंग रोड, तो वहाँ पे जो बहुत समस्या है तो वहाँ पे हमने प्रोटेस्ट करके वहाँ पे काम करवा के लिया है हमने कॉरपोरेशन से। 29 वार्ड एक अंडर डेवलप्ड वार्ड है, तो वहाँ के लोगों के लिए मुझे कुछ करना है। और वार्ड नंबर 29 बोले तो मैं एक एजुकेटेड हूँ, तो मैं वार्ड नंबर 29 के लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आपके सामने एक आम आदमी पार्टी की एक एजुकेटेड कैंडिडेट है, एक वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट है और मैं एक एक्सपीरियंस्ड हूँ और मैं एक IAS कोचिंग से आया हूँ। तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट इसलिए है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं और डेमोक्रेसी को मानता हूं और आम आदमी पार्टी से मैं लड़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वो वार्ड को मुझे डेवलप करके दिखाना है। डेवलप्ड वार्ड भी था, लेकिन डेवलप्ड वार्ड में जाके खड़ा होना ज़्यादा मेहनत नहीं है। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड जो वार्ड है, वार्ड नंबर 29, बहुत सारे समस्या है। दो ड्रेनेज की पानी घरों में आती है, ड्रेनेज के पानी रोड में फैलता है, हमेशा वहाँ पे जो ना ड्रेनेज की पानी जो है ना ओवरफ्लो होता है। तो वहाँ पे हमने ना सकिंग करवा के, JCB मंगवा के, खुद वहाँ पे 6-7 घंटा खड़े होके हमने वहाँ पे ना काम करवे के लिए आए। तो मुझे पता है वार्ड नंबर 29 का समस्या बहुत है। अभी इधर आप सुहाग कॉलोनी या मालदार लेआउट अभी उधर गए तो वहाँ पे कुछ भी रोड्स नहीं है, ड्रेनेज नहीं है और स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। तो वहाँ पे देख के मुझे बहुत बुरा लगता है कि ऐसे अच्छे वहाँ पे घरे हैं, लेकिन वहाँ पे एक ना ठीक से रोड है, ठीक से ड्रेनेज बनी हुई है, कुछ भी वहाँ पे डेवलप्ड नहीं है। तो मुझे उस वार्ड को एक डेवलप करके मुझे एक मॉडल वार्ड बोल के मुझे दिखाना है और मैं वो करके दिखाऊंगा। तो मैं एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मैं जानता हूँ पॉलिटिक्स क्या है, ये इनकी अंदर की राजनीति, ये जो गंदी राजनीति ये लोग कर रहे हैं वो मैं अच्छी तरह से मैं समझता हूँ। और मैं ये अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी जो मैं हूँ, तो अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी का जो है, मैं इसमें एक वेल क्वालिफाइड एक कैंडिडेट हूँ। इसलिए मैं लोगों को गुजारिश करता हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी एक अच्छी कैंडिडेट आपको मिल रही है, इतना ही। तो आपने कहा कि वार्ड नंबर 29 अंडर डेवलपमेंट
एरिया है, तो क्या रीज़न है अब तक क्यों नहीं डेवलप हुआ? क्या रीज़न? देखो, आपने हाँ। स्टडी करने की कोशिश की, कभी Yes. कभी जानने की कोशिश की कि वहाँ के मेजर प्रॉब्लम क्या है और ये प्रॉब्लम्स अब तक क्यों नहीं सॉल्व हुए हैं? कभी ये भी आपने देखने की कोशिश की? हाँ, जरूर मैंने इस वार्ड का बहुत मैं स्टडी किया हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते, सारे बीजापुर जानती है कि 2013 में जो इलेक्शन हुआ उसके बाद 9 साल 10 साल तक इलेक्शन नहीं हुआ कॉरपोरेशन की। जब से कॉरपोरेशन बनी है 2013 में, अब तक इलेक्शन नहीं हुआ। इससे पहले 2012 में हुआ था, वो म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन हुआ था, उनको ही मेंबर बोल के कॉर्पोरेटर बोल के कंटिन्यू किए। लेकिन जो एक्चुअल इनका जो टर्म था जुलाई 14 2019 को पूरे कॉरपोरेशन मेंबर का या कॉर्पोरेटर का इनका टर्म खत्म हो गया था 2019 में। एग्जैक्ट फिगर बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट डेट बोल रहा हूँ, जुलाई 14 2019 को सबका कॉर्पोरेटर का टर्म खत्म हो गया। 2019 से लेके अब तक बीजापुर में कॉरपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये सब लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। यहाँ पे 3 साल से ना ही वार्ड नंबर 29, हर एक वार्ड, बीजापुर में 35 वार्ड है, 35 वार्ड में भी डेवलपमेंट वर्क्स नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेटर्स नहीं है, मेंबर्स ही नहीं है। सभी पावर्स सिटिंग एमएलए और हमारे सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर के हाथ में है। जब वो करते काम तब काम होता था, जहाँ पे करना है वही लोग डिसाइड करते थे। एटलीस्ट हमको ना कॉर्पोरेटर है तो हम कॉर्पोरेटर को पूछ सकते थे ये काम क्यों नहीं हुआ, वो काम क्यों नहीं हुआ। लेकिन हमको जो भी काम करवाना है तो हमको कमिश्नर के पास जाना पड़ता था, कॉर्पोरेशन जाना पड़ता था, वहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ता था, धरनी बैठना पड़ता था, तब जाके काम करवा के लेते थे हम। तो वार्ड नंबर 29 में लोगों की समस्या बहुत है। जैसे मुझे कॉल आता था, सर यहाँ पे ड्रेनेज की पानी ऊपर आ रही है, ओवरफ्लो हो रही है, सर यहाँ पे ना रोड ठीक नहीं है। जैसे बारिश आती है, बारिश आने का पूरा पानी एक तरफ वहाँ पे खड़ा होता है, तो इसके वजह से हमको आने जाने में वहाँ पे समस्या हो रही है। बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस आने जाने में समस्या हो रही है। बाइक वगैरह मूवमेंट्स वगैरह वहाँ पे ठीक से नहीं हो रही, गिरते जा रहे हैं वहाँ पे लोग। इसलिए आप हमको यहाँ पे आके इसका एक समस्या का एक हल निकाल के दो बोल के हमको कॉल आते थे। तो हमेशा मुझे 29 वार्ड से आता था, मैं हमेशा वहाँ पे 29 वार्ड में जाता था, वहाँ पे समस्या लेता था, मेरा फेसबुक लाइव लेता था, मेरे पास सब रिकॉर्ड्स है। और मैं वो फेसबुक में जो भी वीडियो था तो मैं कमिश्नर साहब को मैं दिखाता था, वो उनको व्हाट्सएप में मैं वीडियो भेजता था। सर ऐसे समस्या वार्ड नंबर 29 में बहुत सारे हैं। खुद कमिश्नर साहब एक दिन माने थे, वार्ड नंबर 29 में बहुत समस्या है बोल के खुद बोले वार्ड नंबर 29 में बहुत समस्या, एक ही नहीं है, बहुत समस्या है बोल के खुद कमिश्नर साहब ने बोले मुझे। तो मैंने उनको बोला सर एक एक करके वार्ड नंबर 29 का जो भी समस्या है, मेजर समस्या जो है, जो ड्रेनेज का समस्या हो, जो पानी जो है ड्रेनेज के में आता था, मैंने खुद देखा है राजाजी नगर में कुछ घरों में ड्रेनेज की पानी घर के कंपाउंड में फैला हुआ था, और उनके जो बाथरूम थे तो बाथरूम में उन्हें ड्रेनेज के पानी आके खड़ा था। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास वीडियो है, और मैंने कॉर्पोरेशन कमिश्नर को भी मैंने उनको दिखाया हूँ, कमिश्नर वहाँ पे कॉर्पोरेशन अधिकारियों को भी मैंने दिखाया, सेक्शन इंजीनियर को भी दिखाया, सबको दिखाया। अगर ऐसी हालत अगर वार्ड नंबर 29 है तो कॉर्पोरेशन क्या कर रही है? मेंबर तो नहीं है, कॉर्पोरेटर भी नहीं है, तो हमको पूछना किसको? तो अल्टीमेटली हमको कॉर्पोरेशन कमिश्नर के पास जाना पड़ता है। कमिश्नर को हम बताते थे तो तब जाके हम वो वहाँ पे जो भी काम है हम ना करवा के लेते थे। जो ना डंपर से जो भी ना गैस डालना है या ना सकिंग मशीन बुला के जो भी ओवरफ्लो हो रही है ड्रेनेज, वो ना सकिंग मशीन से हम उसका पूरा क्लियर करके लेते थे। तो बाद में जो भी वहाँ पे खड्डे वगैरह बने थे उसके ऊपर हम गैस डाल के लेते थे, क्योंकि वहाँ पे ना मेजर प्रॉब्लम और एक क्या बोले तो 10 साल पहले वहाँ पे एक ना छोटा पाइप डाले, तो छोटे पाइप जो पहले का पॉपुलेशन और अभी का पॉपुलेशन में बहुत फर्क है। आपको शायद सबको पता है कि 2011 में हमारा सेंसस हुआ था, 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में हमारा सेंसस नहीं हुआ है, गणती नहीं हुआ है। तो इसलिए 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन हमको पकड़ना पड़ रहा है। तो पॉपुलेशन 10 साल में काफ़ी बढ़ गई है। तो काफ़ी बढ़ गई बोले तो ना छोटे पाइप में जो भी हमारा पैसेज जो रहती है तो पैसेज जो कम पड़ रही है, तो इसके वजह से सभी मैनुअल जो है ओवरफ्लो हो रही है, ब्लॉकेजेस हो रही है। ऊपर से मैं 29 वार्ड का और एक मैंने ऑब्जर्व किया हूँ, जो भी ड्रेनेजेस है तो वहाँ पे मैक्सिमम जो
मैनहोल से सभी ब्लॉकेजेस है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली कॉरपोरेशन क्या करना चाहिए, बारिश शुरू होने से पहले समर सीजन में वो सभी ब्लॉकेजेस क्लियर करना चाहिए। जैसे ही बारिश आती है हमारा पानी का मूवमेंट क्लियर रहनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे पूरा जो रामनगर की जो बिदनूर पेट्रोल पंप से लेके जो रामनगर बस स्टॉप जो है वहाँ पर पूरा जो ड्रेन्स थी वो वहाँ पे पूरा ब्लॉकेज हुआ था, पूरा ब्लॉकेज हुआ था। मैंने सामने खड़े होके जेसीबी मंगवा के कॉर्पोरेशन से, कमिश्नर साहब से बात करके वहाँ पे जेसीबी मंगवाया, सेक्शन ऑफिसर को बुलाया, वहाँ पे जो इंजीनियर है उनको बुलाया, वो सब दिखाया। पूरा ब्लॉकेज हो, पूरा उधर ड्रेन्स में मिट्टी भरा हुआ था, मिट्टी भरा हुआ था पूरा, वो पूरा रामनगर बस स्टॉप से लेके पूरा बिदनूर पेट्रोल पंप से जो ना मिट्टी भरा हुआ जो ड्रेन्स था उसका पूरा क्लियर करके लिया। सो क्लियर करने के बाद जो भी वहाँ पे पानी था पूरा फ्रीली फ्लो हो गया। तो ऐसा काम मैं ना वार्ड में 29 ने बहुत सारे वार्ड में ये समस्या है। तो ये ना कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, कॉर्पोरेशन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इंजीनियरों की जिम्मेदारी है, सेक्शन ऑफिसरों की जिम्मेदारी है, खुद कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि बारिश शुरू होने से पहले सभी बीजापुर में जितने भी ड्रेन्स है सभी क्लियर करके लेने का, मिट्टी पड़ी हो या जो भी पड़ी हुई है उसको क्लियर करके ले, तो कैसा बारिश में पानी फ्री फ्लो होती है। सर आपने जो है रामनगर बस स्टॉप से लेकर बिदनूर पेट्रोल पंप तक का जो रास्ता बताया, हमने हाल ही में एक न्यूज़ की थी, वहाँ पर एक जो कन्नन नगर गेट के मेन गेट के पास से जो एक वन वे रोड है वो अभी भी बंद है और 6 महीने से बंद है। पूरा ड्रेनेज का पानी जो है रोड पर रुका हुआ होता है और एक ही रास्ते में, हाँ, यानी वन वे में 2 वे ट्रैफिक हो रही है, वहाँ पर कई हादसा भी हो रहे हैं। तो आपने कभी ये पोजीशन कमिश्नर को या यहाँ के विधायक को बताने की कोशिश की है? अच्छी सवाल पूछा आपने। जब मैं पहली बार वहाँ पे रामनगर बस स्टैंड से जो ना समस्या थी, ड्रेनेज की समस्या, जो ना ओवरफ्लो की समस्या थी, जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे ना लोगों ने बोले से ना बहुत सालों से ऐसी ही पड़ी है बोल के। तो मैंने कमिश्नर साहब को कॉल किया, कमिश्नर साहब ने 1-2 कॉल करने में फ़ोन नहीं उठाए, तो मैंने उनको ना मैसेज भी दिया कि ऐसे ऐसे समस्या है यहाँ पे, आप प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाइए बोल के मैंने मैसेज किया। उनका मुझे रिप्लाई भी आया कि मैं 5-10 मिनट में कॉल करूंगा बोल के। तो बाद में जब मैं उधर ना लाइव वीडियो कर रहा था, कमिश्नर साहब की गाड़ी कॉरपोरेशन से आ रही थी रामनगर रोड से, और उनको भी पता था कि यहाँ का रोड खराब है बोल के। तो वो जिस रोड पे खराब रोड थी वहाँ से उनकी गाड़ी नहीं आई, जो रॉन्ग साइड थी तो रॉन्ग साइड से उनकी गाड़ी निकल के गई। तो मैंने इमीडिएट उनको फिर से कॉल किया, कमिश्नर साहब आपकी गाड़ी हमारे सामने से जा रही है, वो 1-2 मिनट आप वक्त निकल के यहाँ पे आइए, आपको हम समस्या है आपको दिखाते हैं बोल के। उन्होंने बोले कि मैं एक अर्जेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भेजता हूँ और सेक्शन ऑफिसर को भेजता हूँ बोल के बोले कि जेसीबी के साथ में भेजता हूँ बोल के बोले। तो मैंने उनको पूछा आप रॉन्ग साइड से क्यों जा रहे? अगर पब्लिक रॉन्ग साइड से जाती है तो हमारे बीजापुर ट्रैफिक पुलिस उनको फाइन डालती है। तो अभी खुद एक सरकारी अधिकारी होके कॉर्पोरेशन कमिश्नर उस दिन रॉन्ग साइड से जा रहे थे, मैंने उनको खुद पूछा सर आप रॉन्ग साइड से जा रहे, तो उनका कुछ जवाब नहीं आया। अगर कॉर्पोरेशन कमिश्नर हो या कोई भी सरकारी अधिकारी अगर रॉन्ग साइड से जाती हो तो उनको पेनल्टी क्यों नहीं पड़ता? एक आम आदमी, एक कॉमन पब्लिक जब रॉन्ग साइड से जाता है, अगर कुछ भी अगर ट्रैफिक रूल्स अगर ब्रेक करता है तो उनके ऊपर पेनल्टी लगा जाता है। उस दिन क्यों कमिश्नर को पेनल्टी नहीं लगा? रॉन्ग साइड से, फर्स्ट और रॉन्ग साइड से जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? वही रोड से जा सकते थे, क्यों नहीं गए? अगर कॉर्पोरेशन कमिश्नर जाते हैं तो फिर कॉमन पब्लिक भी जा सकती है, तो उनको पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। तो मैंने उनको वही पूछा, तो फिर आप कॉमन पब्लिक को, आप एक आम आदमी अगर ना एक रूल ब्रेक करता है तो आप उनको पेनल्टी क्यों डालते हैं? मत डालो। तो मैं उनको सवाल किया, तो बाद में उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भेजा, सेक्शन ऑफिसर को भेजा, बुलडोजर भी भेजा। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पे सकिंग मशीन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे पूरा पानी ओवरफ्लो हो, पूरा रोड के ऊपर खड़ा हो रहा था। वो ना रोड भी ऐसे है कि पूरा ना खड्डे भरे हुए, तो ना पूरा ड्रेनेज के पानी वहाँ पे रोड पे आ रहा था, वहाँ पे ना मूवमेंट होने जैसा लायक भी नहीं हो। तो वैसा एक माहौल बना था उधर। तो
सेकी मशीन को बुलाया, हमने वहाँ पे खड़े होकर सेकी मशीन से क्लियर करवा के लिया, और जेसीबी से जो भी उधर बाजू जो ड्रेन था, उन्हें ड्रेन में से जो भी मिट्टी पड़ी थी, जो भी वहाँ पे बहुत कुछ गंदगी पड़ी थी, उसको हमने ना निकाल के लिए। उस दिन बारिश भी आ रही थी, मेरे पास वीडियो है, सब प्रूफ्स है, और कमिश्नर के साथ बात की, उससे मेरे पास प्रूफ भी है। उस दिन जोर से बारिश आ रही थी, फिर भी बारिश आया बोल के बावजूद भी हमने वहाँ पे सामने रुक के हमने काम करवा के लिए 2 बजे से चालू करके एक 6:30 7 बजे तक हमने काम करवा के लिया, लेकिन वो पूरा करवा के लिए। लेकिन मुझे एक अफसोस है कि वो रोड अभी तक नहीं बन रही है, वो क्लियर नहीं हुआ, अभी तक वो रोड नहीं बनी है। जो यूजली काम होना था, हमने सेक्शन ऑफिसर को पूछा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पूछे, वो बोले कि डीसी ऑफिस में टेंडर पेंडिंग है बोल के बोले। तो मैंने उनको बोला आप उसको फॉलोअप करके टेंडर पास करवा के लीजिए, ये जल्द से जल्द जो भी है ना यूजली वर्क होना है उसको ना जल्दी काम करवा के आप एक अच्छे से रोड बना के दीजिए, क्योंकि मेन रोड है, पूरा सिक्याब कॉलेज है, कनेक्ट होता है, जमखंडी रोड को कनेक्ट होता है, वाटर टैंक को कनेक्ट होता है, तो एक अच्छा रोड है, अच्छा कनेक्टिविटी है। तो वहाँ पे ऐसी हालत है एक मेन रोड की। तो मैं कॉर्पोरेशन कमिश्नर को मैंने ना रिक्वेस्ट भी किया था, लेकिन वो अभी तक रोड नहीं बनी है। हमने उनको ना चेतावनी भी दिए थे कि यहाँ पे अगर ना रोड नहीं बनी तो हम यहाँ पे धरना करेंगे लोगों के साथ लेके, वहाँ पे ना रामनगर रोड ब्लॉक करेंगे बोल के हमने उनको वार्निंग भी दिए थे। बाद में जाके उधर एक यूजीडी वर्क चालू है अभी फिलहाल, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। 2 महीने से चालू है, लेकिन अभी तक उसका कंप्लीट होने के नाम नहीं है। सर यूजीडी वर्क तो चालू है, एक साइड चालू है, लेकिन दूसरी तरफ जो है आपने कहा था कि चेकिंग करके हमने पूरा गंदगी निकाल दी, लेकिन आज भी अभी भी अगर आप जाएंगे देखेंगे तो पूरी तरह से गंदगी भरी हुई है, और ड्रेनेज का पानी पूरा रोड पे ठहरा हुआ है, और एक ही रास्ते से जो है पब्लिक जो है अप एंड डाउन, एक ही रास्ते से ट्रैफिक वन वे में जा रही है, लेकिन वो काम नहीं हुआ, आपने धरना प्रदर्शन नहीं किया। तो उसके बाद एक्चुअली बारिश चालू हुई, तो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे थोड़ा बारिश थमने के बाद हम उन्हें यूजली वर्क ने लेते बोल के बोले, लेकिन उन्होंने मुझे एक मेजर रीजन जो दिया, जो ना टेंडर अभी तक पास नहीं हुआ, डीसी ऑफिस में है पेंडिंग बोल के बोले। तो हमने बोला वो टेंडर पास कराने में कितना टाइम लगता है? आपने अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आपने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन हमने उसके ऊपर फिर से हमने कमिश्नर को मिला। फिर अल्टीमेटम का क्या हुआ सर? हाँ, हमने उसके बाद हमने लोगों से जाके मिले, ये अभी ना काम हो रहा है बोल के, लेकिन वहाँ पे ना काम चालू था, वो ना काम वहाँ पे चालू किए, लेकिन एक साइड जो था वहाँ पे ना काम चालू किए, लेकिन जिस तरफ जो ना गंदगी थी वहाँ तक अभी तक ना काम चालू नहीं हुआ। वो एक्चुअली वो ना गर्स डाल लो बोल के बोले थे, अभी ना 3-4 दिन पहले वहाँ पे गर्स डाले, लेकिन काम फिलहाल चालू है, लेकिन बहुत स्लोली चालू है। हमने कमिश्नर को 2-3 बार जाके मिले भी, बोले कि ये ना फास्ट करो बोल के, लेकिन थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा ना डिले हुआ बोल के बोले, लेकिन अभी काम चालू है, शायद जल्दी हो जाएगा बोल के हमको भरोसा है। आम आदमी पार्टी अल्टीमेटम तो देती है, लेकिन उस पर अमल नहीं करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमने अल्टीमेटम देते, जो भी हमने डेडलाइन देते, हम उसको ना ही हमने इश्यूज उठाते हैं, हम उसको ना सॉल्व भी कराते, लेकिन ये एक इशू ऐसी थी कि वहाँ पे बारिश की वजह से वहाँ पे ना काम थोड़ा डिले हो रही थी। तो सी वी आर ऑल्सो एजुकेटेड, हमको भी पता चलता है कि यहाँ पे काम अभी हो सकता है या ना नहीं हो सकता है, लेकिन ये ना रेनी सीजन की वजह से वहाँ पे ना काम नहीं हो रही थी, डिले हो रही थी। हमने ना कमिश्नर की बात हमने समझे, हमको भी पता था क्योंकि बारिश बहुत जोर से थी, तो ना उस टाइम पे अगर काम होता तो ना शायद काम बिगड़ता था, इसलिए हम भी थोड़ा ना लोगों से बोल के थोड़ा वहाँ पे रुके थे। ऐसी नहीं कि ना हमारा ना अल्टीमेटम यहाँ पे ना फेल हुई है, हमारा जो डेडलाइन था, हमने प्रोटेस्ट बैठने वाले थे, लेकिन वहाँ पे ना काम चालू हुआ था, तो इसलिए थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा डिले हो रही थी, तो बारिश जोर से आ रही थी, थोड़ा वहाँ पे ना काम थोड़ा ना स्लोली हो रही थी, इसलिए हमने भी ना थोड़ा ना समझ के थोड़ा ना हमने रुके थे वहाँ पे। आपने इब्राहिमपुर रेलवे गेट पर जो ब्रिज बन रहा है उस पर भी जो है आपने अल्टीमेटम डेडलाइन दी थी, उसका क्या हुआ? जो इब्राहिमपुर रेलवे गेट जैसे सबको पता है कि वो 3 साल से वैसे चल रही काम, बीच में काम रुका है, बहुत सारे टेंडर से वहाँ पे चेंज हुआ है। तो हमने 1 महीने पहले वहाँ पे एक प्रोटेस्ट किए थे, धरना किए थे, बारिश आ रही थी, तो बारिश में भी हमने वहाँ पे धरना पे बैठे थे। जो रेलवे अधिकारी जो है, तो रेलवे अधिकारी को हमने वहाँ पे बुलाए थे, और वहाँ हमारी मांग थी कि वहाँ पे डीसी साहब भी आए, लेकिन डीसी साहब के वजह एडीसी साहब आए, एडीसी साहब आके हमको वहाँ पे उठने को बोले, उठाने के लिए हमको कोशिश की वहाँ पे,
लेकिन हम उनके बात नहीं सुने। रेलवे अधिकारी हम फिर बोल रहे थे हम ना काम चालू कराएंगे, तो हमने रेलवे अधिकारी के ऊपर हमको भरोसा नहीं था, तो हमने एडीसी साहब को हमने एक रिक्वेस्ट की है कि आप एक इमीडिएटली एक मीटिंग बुलाइए। तो मीटिंग में हमको एक फाइनल सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि देखो वहाँ पे इब्राहिमपुर रेलवे गेट जो है वहाँ पे ना 3 साल से वहाँ पे ना रेलवे गेट बंद है, जो भी वहाँ पे मूवमेंट्स है मूवमेंट्स नहीं हो रही है। गणेश नगर लोग वहाँ पे जो भी 21 वार्ड में जो ना लोग रह रहे हो ना पूरा घूम के वज्र हनुमान मंदिर से वहां से ना गुजरते एक कम से कम एक 3 से 4 किलोमीटर उनको ना घूम के आना पड़ता है। तो देखो लोग भी सैक्रिफाइस दे रहे, डेवलपमेंट वर्क हो रहे बोलो तो लोग भी सैक्रिफाइस दे रहे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल है, लेकिन अभी तक वहां ना इब्राहिमपुर गेट नहीं हो रहा है। ये एक सिंपल सी ब्रिज इनसे नहीं हो रहा है। 6-7 टेंडर बदले हुए, तो हमने एडी साहब को बोला था हमको इमीडिएट मीटिंग बुलाई है। देखो वहां पे सभी लोग घूमते, यहाँ पे इररेस्पेक्ट ऑफ पार्टी निष्पक्षपात हमने बोले कि इसको ना रोड निकालना है। यहाँ पे एटलीस्ट अगर काम नहीं होता है तो काम होने तक जो वहाँ पे ना फैब्रिकेशन वर्क था, फैब्रिकेशन वर्क चालू नहीं था, तो ना फैब्रिकेशन वर्क चालू होने तक तो आप गेट ओपन कीजिए। 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स जो भी है वहाँ पे ना मूवमेंट होने के लिए एक जगह बना के दीजिए बोल के हमारा एक मांग थी। लेकिन डीसी साहब ने हमको मीटिंग बुलाया है, मंडे के दिन वहाँ पे मीटिंग बुलाया, और उस मीटिंग में सिर्फ आम आदमी पार्टी उतने वाले थे, क्योंकि देखो वहाँ पे बीजेपी वालों ने आवाज नहीं उठाया, कांग्रेस वालों ने आवाज नहीं उठाया। देखो वो रोड सभी को लगता है, बीजेपी वाले भी घूमते हैं, कांग्रेस वाले भी घूमते हैं, जेडीएस वाले भी घूमते हैं। क्या फैसला हुआ? तो बाद में मीटिंग में यह फैसला हुआ कि उस मीटिंग में रेलवे अधिकारी भी थे, कॉर्पोरेशन अधिकारी भी थे, सभी लोग थे, इंजीनियर्स थे। तो वहाँ पे डीसी साहब ने खुद रेलवे अधिकारी को पूछे ये काम आपसे होगा या नहीं होगा। तो वहाँ पे रेलवे अधिकारी ने एक डेट दी है, सितंबर 30 बोल के डेट दी है, लेकिन हमको पता था कि सितंबर 30 तक ये काम नहीं होने वाला बोल के हमको पता था। तो हमने डीसी साहब को बोले सर हमको अभी रेलवे ऑफिसर्स के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आश्वासन देते गए तो 3 साल हो गया, तो अभी तक वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो हमने डीसी साहब से हमने ना रिक्वेस्ट किया कि सर आप एक डेट दे दो, उस डेट तक हम चुप बैठेंगे। अगर उस डेट के बाद भी अगर काम नहीं हुआ तो हम वहाँ पे रेल रोका आंदोलन करेंगे। तब जाके डीसी साहब ने रेलवे अधिकारी को बोले कि सितंबर 30 तक नहीं होने वाला काम वो आपको भी पता है और हमको भी पता है, इसलिए डीसी साहब बोले कि मेरे तरफ से मैं और 1 महीना एक्स्ट्रा देता हूँ आपको। तो अक्टूबर 30 को डेडलाइन दिए डीसी साहब ने। अक्टूबर 30 के अंदर ये काम पूरा होने का हमने डीसी साहब को बोला, अगर रेगुलरली अगर काम नहीं होता तो आपको हम इन्फॉर्म देते रहेंगे। लेकिन जब से हम वहाँ पे प्रोटेस्ट किए, जब से मीटिंग हुआ है, वहाँ पे काम रेगुलर से चालू है और ना जोरदार से चालू है, फैब्रिकेशन वर्क भी चालू है। तो अक्टूबर 30 डीसी साहब ने डेडलाइन दिया है, नवंबर 1 को उसका ओपनिंग करेंगे बोल के खुद हमको आश्वासन दिया है। तो हमने डीसी साहब को रेस्पेक्ट दे के हम वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं किया फिलहाल। सर अब हम चलते हैं, फिर अपनी वार्ड की तरफ चलते हैं। एक कारपोरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आप जानते हैं? हाँ, एक कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी है एक टाउन प्लानिंग, एक अर्बन प्लानिंग। अर्बन जो कॉर्पोरेटर हम ना अर्बन सिटीज को बोले जाते हैं कि एक कॉर्पोरेटर की एक ना जिम्मेदारी रहती है कि उनको अर्बन प्लानिंग करनी है, टाउन प्लानिंग करनी है, और जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट का प्लानिंग करनी है उनको। क्योंकि देखो अगर कॉर्पोरेट अगर सोशल प्लानिंग और इसका सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से अगर प्लान करते गए ना तो बहुत अच्छा काम होता है। तो उसके बाद जो भी वाटर सप्लाई है, इंडस्ट्रियल को हो या डोमेस्टिक को हो या ना कमर्शियल पर्पजेस के लिए जो भी पानी की सप्लाई करनी है, ये सब कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी है। उस वार्ड में अगर एक बार चुन के आने के बाद लोग बोलने से पहले कॉर्पोरेटर को काम करना चाहिए। लोग आके बोलने के बाद, लोग धरने बैठे के बाद, प्रोटेस्ट करने के बाद कॉर्पोरेटर काम करने की ये नहीं है। उसकी जिम्मेदारी उनको पता है। कॉर्पोरेशन लिमिट में कॉर्पोरेटर का एक लिमिट रहती है कि मुझे क्या क्या करनी है, ड्रेनेज हो, रोड का हो, गार्डन का हो, ओपन जिम्स हो, एक छोटा सा क्लिनिक बनाना हो। तो उसकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे जो भी काम है, स्पेशली मेजर काम जो है ना, लोगों के लिए मेजर काम जो भी है वहाँ पे ना करके दिखाना है और ना करके देना है उनको। तो वो उनका ना मेजर ना रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वहाँ के लोगों की भलाई देखना है। अगर आपको वार्ड नंबर 29 की जनता आशीर्वाद देती है, आप चुनकर आते हैं, तो सबसे पहले आप
वार्ड नंबर 29 29 वार्ड नंबर वार्ड के लिए क्या करेंगे? अच्छी सवाल पूछे आपने। अगर मैं जीत के आया था तो वार्ड नंबर 29 से अगर मैं कॉर्पोरेटर बन के आया, मेरा प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ का ड्रेनेज और वहाँ का रोड। दिस इज द मेन इश्यूज इन वार्ड नंबर 29। वार्ड नंबर 29 में से ये पहला मुद्दा है। आप ना किसी को भी जाके पूछो वार्ड नंबर 29 सुहा कॉलोनी जाओ, मालदार लेयर जाओ, राजाज नगर जाओ, कन्नर नगर जाओ, किधर भी रोड नहीं है, ड्रेनेज नहीं है। ड्रेनेज बनाए तो उसका कनेक्टिविटी नहीं है, रोड बनाए तो उसका ड्रेनेजेस नहीं है। परसों में इधर मालदार लेआउट में गया था, वहाँ पे एक ना रोड बनी, सीसी रोड बनी है, रामनगर बस स्टॉप से लेके एक अंदर एक अच्छी रोड बनी है, लेकिन क्या फायदा, वहाँ पे कुछ घर ही नहीं है, ना ही लेआउट है ना ही घर है, तो वहाँ पे ना रोड बन के क्या फायदा। तो उससे अच्छा यहाँ पे मालदार लेआउट में अच्छा रोड बना सकते थे। वहाँ पे ना बहुत सारे घर है, बहुत सारा व्हीकल मूवमेंट्स है, बच्चे स्कूल जाते, कॉलेजेस जाते, तो वहाँ पे रोड नहीं बना है। बारिश में मुझे वहाँ पे फ़ोन आया था, मालदार लेआउट से मुझे फ़ोन आया था कि सर यहाँ पे बहुत ना पानी यहाँ पे ना बहुत खड़ी है, यहाँ पे आने जाने के लिए बहुत समस्या है बोल के। तो मैंने खुद गया उधर, खुद जाके देखा, तो वहाँ पे बारिश आने के बाद ऐसी इतनी पानी वहाँ पे खड़ी रहती है कि वहाँ पे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, कीचड़ पानी। तो कुछ लोग बाहर गाड़ी खड़ा करा के अंदर आते घर को। तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे घर है, वकीलों का घर है, सरकारी अधिकारियों का घर है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ना रोड्स और ड्रेनेज नहीं बनी है। और जो रोड बनी है वहाँ पे लेआउट नहीं है, वहाँ पे घर नहीं है। आप क्या करेंगे? मैं जब अगर कॉर्पोरेटर होके अगर मैं आया तो मैं वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यूजरी वर्क ड्रेनेज का काम कराऊंगा। उसके बाद जो 24 आवर्स का जो पानी का पाइपलाइन है वो करके लेंगे। ये सब होने के बाद फाइनल वर्क रहेगा सीसी रोड या जो भी टार रोड बनेगी उसका हम करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, बिना ड्रेनेज बिना वाटर पाइपलाइन के यहाँ पे सीसी रोड बन रही है। यहाँ पे ना प्लानिंग के हिसाब से काम करने का। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले सीसी रोड बनाते, खोदते, यूजली करते, वाटर पाइपलाइन सप्लाई करते। ऐसी नहीं है, तो उसका पहला वाटर सप्लाई यूजली वर्क जो भी है उसके बाद सीसी रोड मैं बनाऊंगा। और ये ना फर्स्ट मेजर यूजली वर्क और रोड का ये ना मेजर समस्या है। इसके बाद जो अंदर की लेआउट जो है वहाँ पे ना स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो वहाँ मैं स्ट्रीट लाइट्स लगाऊंगा अच्छे अच्छे, एक LCD ये लगा के एक अच्छे अच्छे ये बना के लेंगे स्ट्रीट लाइट। हर एक खंबे को एक अच्छे ना स्ट्रीट लाइट बना के लेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक सेफ्टी महसूस होना चाहिए, लेडीज को हो या छोटे बच्चों को, वहाँ पे एक ना सेफ्टी महसूस होना चाहिए। तो वहाँ पे एक अच्छा एक उजाला आने जैसे एक ना स्ट्रीट लाइट बिठाएंगे। उसके बाद अब बहुत सारा है इश्यूज ऐसे छोटे मोटे, लेकिन मेजर जो इश्यूज है वहाँ पे लोगों की एक ड्रेनेज, रोड, स्ट्रीट लाइट्स। तो वार्ड नंबर 29 की जनता को आप चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो वार्ड नंबर 29 को लोगों की मेरी गुजारिश है कि इस बार एक नई पार्टी आपके सामने आई है। आम आदमी पार्टी एक अच्छी काम करने वाली पार्टी है, और मैं खुद एक एजुकेटेड हूँ, क्वालिफाइड हूँ। क्या गलत क्या सही मैं जानता हूँ। कॉरपोरेशन एक्ट क्या है मैं पढ़ चुका हूँ। कॉरपोरेशन में क्या क्या एक्ट्स आती है, क्या क्या रूल्स आती है, सब मुझे पता है। कैसे फंडिंग होती है, फंडिंग्स के ऊपर से स्कीम्स क्या क्या है, बहुत अच्छे अच्छे ना स्कीम्स है उसमें। तो वो ना पूरा स्कीम जो है वो मैं अपने वार्ड नंबर 29 के लोगों के लिए मैं ना देना चाहता हूँ। नॉट ओनली वार्ड नंबर 29, मैं पूरे बीजापुर के वार्ड के जो भी स्कीम्स है वो मैं एज ए सिटी प्रेसिडेंट में ना वादा करता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो मैं लोगों तक मैं पहुँचाता हूँ। वहाँ पे पहुँचाने के लिए मेरी कोशिश जारी रहेगी। और आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए। मैं पूरा वार्ड नंबर 35 वार्ड्स को हम पूरे कैंडिडेट डाल रहे हैं। हम सभी वार्ड्स के आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट रहेगी, अच्छी क्वालिफाइड रहेंगे। एक मौका हमको दो, वन चांस हमको एक मौका दो। देखो इतने साल बीजेपी को मौका दिए, कांग्रेस को मौका दिए, जेडीएस को मौका दिए, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें हो रही है, चुन के आ रहे, चुन के बाद यहाँ पे ना लोगों को चेहरा भी नहीं दिखाते कॉर्पोरेटर्स। वैसे हम नहीं करने वाले। आम आदमी पार्टी को आप घर आके हमारा कॉलर पकड़ के आप हमको काम पूछिए। आप पूछने से पहले हम ना काम करके देंगे। अगर काम नहीं होता हमारे घर पे आइए,
हम आपको काम करवा के देंगे। तो ये मेरा वादा है कि हमको एक मौका दो, हमको एक चांस दो। जो भी दिल्ली और पंजाब में जो भी काम हो रही है उससे अच्छा काम एक हमने वार्ड नंबर 29 में हम करके दिखाऊंगा। और मैं एक मॉडल वार्ड में ना 100% में वार्ड नंबर 29 को मैं खुद करके दिखाऊंगा। अगर हमको एक मौका देने के बावजूद भी अगर हमने काम नहीं किया, अगले बार हमको वार्ड में घुसने भी मत देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे वार्ड नंबर 29 के कैंडिडेट उम्मीदवार भोगेश टी सोलापुर, जो आम आदमी पार्टी के सिटी प्रेसिडेंट भी हैं और वार्ड नंबर 29 से ये अपना महानगर पालिका का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अगले एपिसोड में महानगर पालिका का चुनावी दंगल में एक नए कैंडिडेट्स को, नए वार्ड के उम्मीदवार को हम आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।